गाइस, कैसे हैं आप लोग। केमिस्ट्री में हम लोग लास्ट लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन तक कवर कर चुके थे, उससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उससे आगे के टॉपिक्स, जिसमें कि पहला टॉपिक है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पर इन्फ्लुएंस करते हैं, जो उसको अल्टर करते हैं, जिस पर वो चीज़ डिपेंड होती है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स influencing rate of a reaction। ओके, सो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। ठीक, सबसे पहला फैक्टर हम लोग लें, ठीक है, कि जो कंसंट्रेशन होते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो मोलर कंसंट्रेशन हमारे होते हैं उन पे हमारा डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो हमारा रेट है रिएक्शन का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, ये किस केस में है? ये है जब हम लिक्विड की बात करें या जब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें। ये हमारा एक्वस के लिए, ठीक है। अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो हम क्या लेते हैं? पार्शियल प्रेशर्स, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस के लिए हम लोग क्या लेते हैं? पार्शियल प्रेशर्स। सेकंड जो है हमारा वो क्या है? वो है टेम्परेचर, टेम्परेचर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। अगर हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को एनहेंस करना है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आ जाती है जिससे कि वो कोलाइड होते हैं और उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थर्ड जो है हमारा फैक्टर वो क्या है? वो है कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है? एक केमिकल कंपाउंड होता है, सिंपल केमिकल कंपाउंड which enhances the speed of reaction। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? हमारे स्पीड जो होती है रिएक्शन की उसको एनहांस कर देते हैं। इसके लिए एग्जांपल अगर हम देखें कैटलिस्ट में, तो हम लोग प्लैटियम जो है, प्लैटियम हो गया, प्लैटिनम हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो है हमारा रेट लॉ। गाइस, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ। रेट लॉ में हम पहुंचने से पहले थोड़ा सा फ्लैश अपना कर लेते हैं कि हमें ये पता है कि जो रेट होता है किसी भी रिएक्शन का, ठीक है, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में, और ये चीज़ भी थी कि हमारा पूरा जो इक्वेशन है उसमें हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स भी होते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन जो लेंगे वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ लेंगे। ठीक है, तो हमने कोई इक्वेशन ली, स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस स्मॉल b इंटू कैपिटल B, ये हमारा कोई रिएक्शन हो रहा है। ठीक है,
स्मॉल कैपिटल B स्मॉल c इंटू कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर हमारे A और B ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स है। ठीक है, C और D ये क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, A और B हमारे रिएक्टेंट्स हैं, C और D हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ये जो है हमारी क्या है, केमिकल इक्वेशन है। ओके, ये हमारी केमिकल इक्वेशन है। इसमें ये स्मॉल जो कंपोनेंट्स हैं, ये इसके स्मॉल अल्फाबेट्स A B C और D ये सारे के सारे क्या है, हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ओके, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अगर हमें इस इक्वेशन का रेट लिखना है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जो हमारा इसका जो रेट होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और इनके तो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट्स होंगे उनके ऊपर एक पावर रेज्ड होगी। ठीक है, यहाँ पे एक पावर होगी, इस पे x मान लेते हैं, इस पे y मान लेते हैं। ठीक है, तो ये पावर जो है x और y वो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नहीं है। इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों केस में। जरूरी नहीं है कि जो x की वैल्यू हो वही a की वैल्यू हो, जो y की वैल्यू हो वही हमारी स्मॉल d की वैल्यू हो। ओके, सो x एंड y may or may not be equal to a, b। ठीक है, सो x एंड y इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब कभी भी हम किसी भी इक्वेशन में प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का साइन हटाते हैं, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन होता है, जब हम इसको हटाते हैं तो इसकी जगह पर एक हमें कांस्टेंट मिलता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, जब हम इसको हम हटाएं यहाँ से तो इसको हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू k टाइम्स concentration of a to the power x concentration b to the power y, x and y। ठीक है, तो जो हमारा ये है k जो है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ओके, अब हम इसका स्टेटमेंट ले लेते हैं। स्टेटमेंट इसका क्या होगा, रेट लॉ का। अगर हम रेट लॉ के इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो रेट लॉ के स्टेटमेंट ये होगा कि रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन क्योंकि ये एक्सप्रेशन ही तो है। ठीक है, इज द एक्सप्रेशन इन विच रेट ऑफ a reaction is directly proportional to concentration of reactants with some
रेज्ड पावर, रेज्ड, यहाँ पे पावर्स क्या रेज्ड है, एक्स एंड वाई। ठीक है। दूसरी चीज, दीज पावर्स में और may not be equal to stoichiometric coefficients। ओके, सो ये जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ रेट लॉ। ओके, ठीक, ये क्या हो गया हमारा, रेट लॉ का स्टेटमेंट हो गया हमारा। ठीक है, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ही है जिसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के विद सम रेज्ड पावर। ये जो एक्स वाई है इसकी कंसंट्रेशंस पे रेज्ड पावर्स हैं, ये पावर्स में और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ये इक्वल हो भी सकती है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के और इक्वल नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इसमें एक और टर्म यूज कर लीजिए, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब भी बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये था हमारा रेट लॉ। गाइस ये रेट लॉ हो गया। ओके, इसमें हमारा ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं ए और बी, ये एक्स और वाई के इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। दूसरी चीज कि जो एक्स और वाई की वैल्यूज है ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वैल्यूज हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट करते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको इसमें क्वेश्चन में एक टेबल बन रखी होगी जिसमें कि हमारा कंसंट्रेशन दे रखा होगा जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, और उसके साथ में हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो हमें दे रखा होगा, और चेंज दे रखा होगा दोनों में कि अगर हम किसी एक रिएक्टेंट का चेंज करें तो उसमें प्रोडक्ट में हमारा क्या चेंज आता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज चूज करते हैं। ओके, इससे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ओके, ये भी इन्होंने, क्योंकि ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज होती है ना, ये एम्पेरिकली या एक्सपेरिमेंटली हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसको हम लोग वैसे किसी कोई एक पार्टिकुलर कोई इक्वेशन नहीं है जिससे कि हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू बता सकें, सीधा सीधा हम एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो अब हम इसकी एक वो ले लेते हैं इक्वेशन, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ओके, सो इसकी जो ये इक्वेशन है ये है कि 2 टाइम्स ऑफ NO, 2 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड with O2 oxygen it gives 2 times of NO। इक्वेशन को हमेशा हमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रखना है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे n के 2 है, यहाँ के n के 2 है, यहाँ के 0 2 है, मतलब 2 है O का, इधर 2 है O का, टोटल 4 हो गए, यहाँ पे 2 into 2 टोटल 4 हो गए। ओके ओके, अब देखिए ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रखी होगी। ठीक है, अगर हम इसका रेट लिखें, अगर हम इसका रेट लिखें, रेट, तो रेट हमारा क्या होगा, K टाइम्स कोई कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ NO इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2, या इसके हम पार्शियल फ्रैक्शंस की बात करें क्योंकि गैसेस है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसकी पावर्स है, कुछ पावर्स रेज्ड होगी, यहाँ पे मान लिया x पावर रेज्ड है, यहाँ पे y पावर रेज्ड है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि x और y हमारी 2 और 1 वैल्यूज हों। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने एक टेबल दे रखी है
ठीक है, मैं एक टेबल बनाता हूं। ओके, सो ये टेबल हमारी दे रखी है इन लोगों ने। टेबल में ये है कि यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट दे रखा है, हमने एक्सपेरिमेंट नंबर किया है वो। यहाँ पे हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ किसका, NO का। ठीक है, इसमें कितना होगा, मोल पर लीटर में होगा इसका। ठीक है, दूसरा हमारा, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, वो रेट के साथ कंबाइन हो जाएगा फिर, थोड़ा नीचे लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO। ओके, उसके बाद में है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ O2। ओके, और यहाँ पर है इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये सारे हमारे कंसंट्रेशंस है, ये जो है हमारा रेट है रिएक्शन का। ओके, वैल्यूज जो दे रखी है यहाँ पे 1 then 2 then 3 4। ओके, वैल्यूज दे रखी है हमें 0.3 then 0.6 and again 0.3 then 0.6 and again 0.3 0.3 0.6 and 0.6। यहाँ पे जो उसकी पहली वैल्यू दे रखी है वो है 0.096। ओके, 10 है 0.384, उसके बाद है 0.192, देन है 0.768। ठीक है, तो ये हमें इसकी वैल्यूज दे रखी है। ओके, अब देखिए इसमें ये सारी हमें वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, तो इसकी जो हम वैल्यू निकालते हैं एक्स और वाई की, जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि हम इसमें जब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं तो जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी, मान लिया हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वाई का या O2 का जो कंसेंट्रेशन है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो जब O2 का कंसेंट्रेशन हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की जो NO की जो कंसेंट्रेशन की पावर है एक्स, उसको हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो कंसेंट्रेशन की पावर निकाल रहे हैं उस कंसेंट्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो दूसरा पार्ट है वो तो हमारा कांस्टेंट है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेट का, सिर्फ रेट का किस पे इफेक्ट पड़ेगा, जो हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा फिर हमें वही एक्स की वैल्यू मिल जाती है कि जिस हिसाब से हमारा रेट चेंज हो रहा है, जैसे कि मान लिया 4 टाइम्स चेंज हो रहा है या 9 टाइम्स चेंज हो रहा है, तो उसी हिसाब से हम लोग स्क्वायर और क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में इन्होंने क्या किया कि इनिशियली दोनों का कंसंट्रेशन सेम रखा, NO का कंसंट्रेशन 0.3, O2 का कंसंट्रेशन 0.3, तो हमारा रेट जो आया वो रेट कितना आया हमारा 0.096। ठीक है, हमारा स्टार्टिंग में रेट हमें मिल गया कितना 0.096। अब देखिए इन्होंने क्या किया है कि O2 का कंसंट्रेशन इन्होंने चेंज नहीं किया है। यहां से देखिए आप, O2 का कंसंट्रेशन चेंज नहीं किया, इसका कंसंट्रेशन चेंज किया है। इनिशियल कंसंट्रेशन जो NO का था वो इन्होंने 0.3 था, कितना कर दिया 0.6 कर दिया, मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया उसको। ठीक है, तो जब इसको इन्होंने 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो अब देखिए इनिशियली हमारा 0.096 था, 0.096 था हमारा इनिशियल रेट जो था फॉर्मेशन का NO2 का। अब कितना हो गया हमारा 0.384। ठीक है, तो 0.384 से 0.096 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ NO को 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका जो इंक्रीमेंट हो रहा है रेट में वो कितना हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो इसकी पावर है वो कितनी है 2 है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन 2 रखते हैं तो जब भी तो 2 रेज़ टू द पावर 4 होगा, 2 रेज़ टू द पावर जब भी तो 2 होगा अगर हम यहाँ पे NO का कंसंट्रेशन 2 रखें। ठीक है,
क्यों इन्होंने ऐसा किया? क्योंकि यहाँ पे देखिए NO का जो कंसेंट्रेशन है 0.3 से इन्होंने 0.6 कैसे किया? 2 का मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया ना इन्होंने, इसमें 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0.6। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि NO का कंसेंट्रेशन 2 टाइम किया, और यहाँ पे हमारा जो रेट है इसका फॉर्मेशन ऑफ NO2 का वो कितना हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो 2 होगा, जब ही तो हमारा 4 आएगा रेट, क्योंकि हमने इसको तो कांस्टेंट रखा है, ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। ठीक है, तो हमारी जो x की जो वैल्यू आ गई, यहां से हम लोग पहले दो स्टेप से अगर हम देखें तो x की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब देखते हैं y की वैल्यू कैलकुलेट करके। देखिए, अब देखिए यहां पे 0.6 था। ठीक है, तो जब यहां पर 0.6 था तो यहां पर इन दो इक्वेशंस के लिए इन्होंने क्या किया? इसको कांस्टेंट रखा। ये देखिए ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब ये कांस्टेंट है O2 का कंसंट्रेशन, यहाँ पे NO का फिर कंसंट्रेशन इन्होंने चेंज किया, या दो हम ऐसे इक्वेशंस लें जहां पे हमारा NO का कंसंट्रेशन सेम हो। तो NO का कंसंट्रेशन देखिए यहाँ पर सेम है, क्योंकि हमें O2 के लिए हमें Y निकालना है, तो हमें Y का कंसंट्रेशन चेंज करना पड़ेगा, NO के कंसंट्रेशन को हमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, देखिए NO का कंसंट्रेशन या तो हम इन दो के लिए ले लें या हम इन दो के लिए ले लें, कोई से भी दो रिश्ते, क्योंकि दोनों में यहाँ पे 0.3 यहाँ पे 0.6 ओके। सो हमने 0.3 वाला ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? इसका कंसिडरेशन कितना हो गया? 2 टाइम्स इन्होंने इंक्रीज किया है। यहाँ पे देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, देखिए यहां पर ये मल्टीप्लाई किससे हुआ है? 2 से, मतलब O2 का जो कंसंट्रेशन है वो 2 टाइम्स चेंज किया है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ से फर्स्ट में 3 गए, तो यहाँ से भी हम लोग फर्स्ट से 3 में जाते हैं इसमें। ठीक है, तो 0.192 हमारा फाइनल हुआ। इनिशियल कितना था? 0.096। तो इसको अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, मतलब 2 टाइम्स रेट चेंज हुआ जब हम 2 टाइम्स O2 का कंसंट्रेशन को हमने चेंज किया। ठीक है, तो जब 2 टाइम O2 का कंसंट्रेशन हमने चेंज किया तो रेट 2 टाइम्स चेंज हुआ, तो सिंपल पावर कितनी होगी? 1, क्योंकि भाई 2 को 2 से डिवाइड, सिंपल डिवाइड कर दीजिए आप। मेरे हिसाब सबसे बढ़िया डिवाइड करके चलिए। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो y की पावर कितनी होगी हमारी? 1। y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, क्योंकि पहले हमारा कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ था? 4 टाइम्स चेंज हुआ था, यहां से यहां तक ये 4 टाइम्स चेंज हुआ था, तो 2 को 4 से डिवाइड कर लिया, तो इसलिए x 2 आ रहा था। ठीक है, ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा रेट हो गया, रेट इक्वल्स टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ NO इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2, और इनकी पावर्स कितनी हो गई? इसकी पावर हो गई 2 और इसकी पावर हो गई 1। ठीक है, तो ये हमारा, हम इससे रेट का एक्सप्रेशन दे रख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट NO का कितना था? 2 ही था। यहाँ पे O2 का क्या था? 1 ही था। तो यहाँ पे बाई चांस ही इक्वल आ गया है। ठीक है, तो आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स में देखेंगे जिसमें कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग कभी इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसकी पावर्स में हम लोग वही वैल्यूज रख रहे हैं जो हमें सीधे यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो ये बाई चांस यहाँ पे इक्वल आ गया है। ओके, ये सारी वैल्यूज हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली। इसका कोई अलग मेथड नहीं है कि हम कोई अलग मेथड से इसको सीधा डायरेक्ट लिखते हैं। यही मेथड है कि हम लोग कंसंट्रेशंस देखते हैं, एक कंसंट्रेशन को हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं, दूसरे का कंसंट्रेशन चेंज करते हैं। कांस्टेंट वाले पे हमारा रेट डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो तो हमारा कांस्टेंट ही है, वो k के साथ आ जाएगा, k कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है। सिंपल जो हमारा दूसरा वाला जो बचेगा, जिसको हम लोग चेंज करेंगे, उस पे हमारा रेट डिपेंड करेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको चेंज करेंगे। जैसे कि अगर हमने उसका कंसंट्रेशन 2 टाइम्स किया, तो मान लिया हमारा रेट का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स आ रहा है या सिंपल 2 टाइम्स आ रहा है, तो उसको हमें देख लेंगे। अगर 4 टाइम्स आ रहा है तो 2 रेज़ टू द पावर 2, जब तो हमारा 4 होगा, या फिर सेम अगर 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 रेज़ टू द पावर 1, तो 2 हो जाएगा। ओके, उसी हिसाब से हम लोग यार इस पे ऐसे किया था हम लोग ने। ओके, देख लीजिए इसको रेट ऑफ रिएक्शन पे। ओके, तो ये हमारा हो गया रेट लॉ कंप्लीट। इसका एक्सप्रेशन हम लोग निकाल दिया। एक्स और वाई की जो पावर्स है वो हम लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंटली हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन,
अगर हमसे बोले कि किसी रिएक्शन का हमें ऑर्डर बताइए, जो हमें यही वाला हमने जो रिएक्शन लिया है इसी का ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन जो हम लोग बोलते हैं कि अगर हम ये जो पावर्स जो हमने इसकी ये वो की थी, रेस्ट की थी, तो पावर्स रेस्ट की, अगर हम पावर्स का ऐड कर दें x प्लस वाई इक्वल्स टू एक n नंबर आएगा। ठीक है, और ये जो n होगा ना, ये हमारा ये n, यही हमारा होगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो जो n जो होगा, दोनों पावर्स का अगर हम सम कर दें तो हमारा ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा रिएक्शंस का। या फिर अगर हम ये बोलें कि x जो होगा वो हमारा होगा ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू जो हमारा एक रिएक्टेंट्स का, जैसे कि रिएक्टेंट ए। ठीक है, क्योंकि हमारा ए रिएक्टेंट यहाँ पे था, बी ये था, और y जो होगा हमारा वो होगा ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। और ओवरऑल ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो दोनों को एड अप कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। ठीक है, जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर में भी जीरो और इवन इन फ्रैक्शंस। ठीक है, नेगेटिव में नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव में क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमारा रेट होता है, रेट ऑफ अ रिएक्शन, तो कैसे डिपेंड करता है? अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट इक्वल टू क्या होता है? के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए है हमारा कोई रिएक्टेंट, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट है। इसकी पावर्स हमारी, इसकी एक्स पावर है, इसकी वाई पावर। ठीक है, ठीक, तो एक्स और वाई की वैल्यूज हमारी नेगेटिव में तो आएंगी नहीं। ठीक है, पॉजिटिव में ही वैल्यू होंगी ऑलवेज, या फिर फ्रैक्शंस में होंगी, नेगेटिव में कभी नहीं होगी वैल्यूज। ठीक है, तो इसीलिए ओवरऑल ऑर्डर जो होगा या तो जीरो होगा या हमारा फ्रैक्शंस में होगा, ये सिंपल हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में आएगा। ओके, ठीक है, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन से एक पहले एक और चीज मैं बता दूं आपको। रिएक्शंस में हम लोग दो टाइप के रिएक्शंस देखेंगे, एक है हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, सो एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जो सिंपल एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए। सिंपल एक, क्योंकि जो रिएक्शंस होते हैं ना हमारे, एक स्टेप में कंप्लीट बहुत रेयरली रिएक्शंस होते हैं। वो क्या होते हैं? चेन ऑफ रिएक्शंस परफॉर्म होती है, उसमें चेन ऑफ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो वो रिएक्शन जो हमारा एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, रिएक्शन दैट कंप्लीट्स in single step is known as elementary reaction। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होते हैं कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें कि चेन ऑफ रिएक्शंस हो या चेन ऑफ स्टेप्स हो, बहुत सारे मैकेनिज्म हो, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। रिएक्शंस that have many steps और बहुत सारे मैकेनिज्म्स are known as
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, ओके। सो ये था हमारा। आगे हम लोग देखेंगे यूनिट्स क्या होती हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। सो हम लोग गाइस नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमें ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है, और सिंपल हमारे पास यूनिट्स दे रखी हैं रेट कांस्टेंट की, तो हम लोग वहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करें। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस हमारे आते हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, ये वाला सॉरी टॉपिक, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे हम यूनिट्स हमें दे रखी हो रेट कांस्टेंट की, तो उससे कैसे हम इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए ये था हमारा रेट, ओके। अब देखिए यहां पे हमारा ये के है, के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें टॉपिक में डाल देता हूं, ये सॉरी हेडिंग डाल देता हूं कि फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन बाय यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ओके। अगर हमारे पास रेट कांस्टेंट की यूनिट है तो हम लोग वहां से कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएं, ओके। देखिए यहां से हम लोग के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू लिख सकते हैं रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो यहाँ पे पार्ट्स कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई, ठीक है, ठीक। अब देखिए जो हमारा रेट होता है, रेट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब ये कंसंट्रेशन का चेंज है। तो अगर हम रेट की अगर हम यहाँ पे यूनिट लिखें क्या होगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये होगा हमारा सिर्फ रेट का यूनिट, जो हमारा रेट का यूनिट, ठीक है। अब इसके डिवीजन में क्या है, या अपॉन 1 में मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे हम, या डिवीजन में हम लोग उसको बोले यहाँ पे क्या लिखेंगे। अब देखिए ए भी हमारा ये क्या है, कंसंट्रेशन ही है, यहाँ पे हमें ए का कंसंट्रेशन लिखना है, बी जो है हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये भी कंसंट्रेशन है। तो दोनों ही जब हमारे कंसंट्रेशन है तो ये जो इनकी पावर्स है ये दोनों एड अप हो जाएंगे कंसंट्रेशन में, क्योंकि जब बेस सेम है हमारा तो पावर्स गेट्स एडेड, क्योंकि दोनों ही हम कंसंट्रेशन लिखने वाले हैं, ठीक है। वैल्यूज पे हम नहीं जा रहे हैं, सिंपली हम ये पता है कि दोनों ही कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन की पावर, कंसंट्रेशन रेज टू द पावर x प्लस वाई, x प्लस वाई, ठीक है। और x प्लस वाई हमारा कितना है, ओवरऑल ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, इनटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन टू दी पावर n, क्योंकि n हमारा क्या है, x प्लस वाई है, और यहाँ पे हमारा x प्लस वाई आया, ठीक है। अब देखिए इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करके डिफरेंट एक्सप्रेशंस के लिए हम लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट्स को पता करके हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता देंगे, ठीक है। तो अगर हमारा n की वैल्यू 0 हो, ठीक है, तो जब n की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो जब n की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब 0 होगी तो कंसंट्रेशन की कोई इसमें क्या होगी, जब इसकी वैल्यू 0 तो सिर्फ कंसंट्रेशन हमारा क्या रहेगा,
जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन रहेगा, और यहाँ पे ये कंसंट्रेशन है, तो ये कंसंट्रेशन को ये कंसंट्रेशन दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, इसकी पावर अगर 0 है तो ये होगा कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन कैंसिल कर देंगे, और सिंपल हमारा क्या बचेगा, टाइम बचेगा, K इक्वल्स टू 1/टाइम। ठीक है, तो K इक्वल्स टू 1/टाइम। अब टाइम अगर हमारा सेकेंड्स में हम लोग अगर ले लें तो K का जो हमारा यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हमारा रिएक्शन 0 ऑर्डर का है तो जो यूनिट कांस्टेंट जो रेट कांस्टेंट जो है हमारा, उसका जो यूनिट होगी वो क्या होगी, सिर्फ सिंपल पर सेकेंड। ओके, सिंपल क्या हो जाएगी, पर सेकेंड। सॉरी, एक मिनट इसमें हम लोग गलती ये कर दिए, सॉरी, वही मैं सोच ही रहा था, थोड़ा गलती हो गई, मिस्टेक हो गई थी। ये चीज है ना इसमें, क्योंकि जब इसकी n इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, तो कोई भी हमारा अंडर टर्म हो, अगर उसकी पावर 0 हो जाती है तो सिंपल वो टर्म 1 हो जाता है। ये तो चीज को हम पता है। तो जब ये टर्म 1 हो गया तो यहाँ से कंसंट्रेशन तो हट ही गया ना। जब ये टर्म 1 हो गया तो यहाँ से कंसंट्रेशन तो हट ही गया, क्योंकि कुछ भी हो, अगर 100 भी हो, 1000 भी हो, लैक्स भी हो, अगर उसकी पावर्स हमारी अगर क्या है, 0 है, कोई अहमियत नहीं है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। सिंपल, जो मेरी पावर इक्वल टू 0। सिर्फ हमारा क्या बचा, जो K बचा हमारा, K इक्वल टू क्या बचा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को अगर हम मोल पर लीटर में लिखें और नीचे अगर हम सेकेंड्स में लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा रेट कांस्टेंट का यूनिट हो गई 0 ऑर्डर के लिए। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर में हमें n इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा, 1। ठीक है, जब n इक्वल टू हमारा 1 होगा तो ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो अब हमारा आएगा K इक्वल टू 1/टाइम। ठीक है, इसके लिए हमारा हो जाएगा क्या, पर सेकेंड। ठीक है, तो जब हमारा ऑर्डर सिंगल ऑर्डर का होता है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है तो उसके लिए हमारा रेट कांस्टेंट क्या होती है, यूनिट क्या होती है, पर सेकेंड। ऐसे आगे हम इसकी बता देंगे कैसे। सेकेंड ऑर्डर के लिए यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर देंगे। 2 जब वैल्यू पुट करेंगे तो कंसंट्रेशन की ऊपर जब हम लेके जाएंगे तो उसकी पावर -1 में आ जाएगी। तो उसकी जो सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर हम K की वैल्यू लिखें, फॉर सेकेंड ऑर्डर K जो हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन की पावर -1/टाइम। ठीक है, तो कंसंट्रेशन की पावर -1, दैट इज उसका जस्ट इनवर्स कर दो कि मोल की पावर -1 लीटर और पर सेकेंड। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए। ओके, इस पे जल्दी जल्दी एक सिंगल क्वेश्चन है, एक इसी का सॉल्व एग्जांपल है। हमें K की वैल्यू बता रखी है इन्होंने और हमें पूछा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, सिंपल आपको रेट लॉ याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। एग्जांपल है इसका 4.4। फर्स्ट इसमें हमें दे रखा है K की जो यूनिट वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 2.3 × 10⁻⁵, 2.3 × 10⁻⁵, एंड लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड जो इसका दे रखा है वो दे रखा है हमें 3 × 10⁻⁴ पर सेकेंड, 3 × 10⁻⁴ पर सेकेंड। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हमारी K की वैल्यू दे रखी है। हमें इसमें पूछा है कि आइडेंटिफाई करना है हमें कि रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, सिंपल हम K इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। K की यूनिट देखिए, ये लीटर पर मोल पर सेकंड कब होगी। देखिए लीटर पर मोल जो है हमारा, ये क्या है, कंसंट्रेशन का जस्ट इनवर्स है। तो कंसंट्रेशन का इनवर्स कब आएगा, जब n इक्वल टू हमारा 2 होगा, जब भी कंसंट्रेशन का इनवर्स आएगा। तो पहला हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेकंड ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है, सिर्फ पर सेकंड है, दैट इज सिर्फ हमारा टाइम की हमारी यूनिट दे रखी है।
तो अगर हम n इक्वल्स टू 1 कर देंगे तो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ 1 अपॉन टाइम बचेगा। तो इसका ये हमारा क्या हो गया, n इक्वल्स टू 1 हो गया। तो जब n इक्वल्स टू 1 है तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके ठीक है, सिंपल हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला भी याद रखो, सिंपल हमें रेट इक्वेशन याद रखें, रेट का एक्सप्रेशन हमें याद रखना है बस, और कुछ याद नहीं करना, बाकी क्वेश्चंस इजी है। ओके सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे की टॉपिक्स देखेंगे जिसमें कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन है। ओके सो गाइस जब तक आप लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखिए रेट ऑफ ए रिएक्शन पे या ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन पे, या किस तरीके से हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स यूज करके कैसे हम लोग जो पावर्स इसमें रेज्ड होती है रेट टर्म वो हम कैसे निकालते हैं। ओके ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।